नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर, तो दोस्तों आज उसका तीसरा मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16,500 को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग को 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग को 5% की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज परस्पर समान है, तो पहला भाग कितना होगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, ग्राम सेवक एग्जाम होता है उसके अंदर मैथ के पेपर का भी बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका। जल्दी बताए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 16,500 की राशि को दो भागों में आपको इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग को 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग को 5% की दर से 7 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। तो देखिए मान लीजिए पहले भाग को जो दी गई राशि है वो कितनी है, फर्स्ट मान लेते हैं, और 4% की दर से 4 इंटू समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष का बट्टा 100, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 बराबर दूसरा भाग, और दूसरे भाग को कितना दिया हुआ है 5% की दर से कितने समय के लिए 7 वर्ष के लिए बट्टा 100। दोनों को जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज क्या है बराबर है। तो अब यहां से आपको दोनों की राशि बता देंगे। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो देखिए फर्स्ट बट्टा सेकंड क्या आ जाएगा, फर्स्ट बट्टा सेकंड कितना आ जाएगा 7/4, कितना आ गया 7/4। अब देखिए कुल भाग कितना है, कुल भाग है 16,500, और यहां पर पहले और दूसरे को भाग कितना मिल रहा है 7 और 4 11 भाग। तो देखिए कुल तो भाग है 16,500 रुपए, और इन दोनों को कितना मिल रहा है 7 और 4 11 इंटू आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले भाग को कितना मिला, तो पहले भाग को यहाँ पर कितना मिल रहा है 7, तो 7 से गुणा कर दे, 11 का भाग लगा दे, 16,500 में कितनी बार गया 11 एकम 11, 5 से 11 पंजे 55, कितनी बार 1500 बार, और 1500 इंटू 7 करने पर कितना आ जाएगा 10,500 रुपए। तो पहले भाग को कितना आ जाएगा 10,500। तो आपका डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर डी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ पर आपको दूसरे भाग की राशि पूछते तो दूसरे भाग की राशि हो जाएगी 1500 इंटू 4, कितना हो जाएगा 15 चौकी 60 और 2 जीरो, कितना हो जाएगा 6,000। तो 10,000 और 6,000 कितने हो गए 10,500 और 6,000 16,500। आपसे क्वेश्चन में पहले भाग की राशि पूछ रहा था, तो पहले भाग के हिस्से में कितनी राशि आएगी 10,500। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बना सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। जल्दी से आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बनाते हैं, तो 8 बुनकर 8 चटाई को कितने दिनों में बनाएंगे। मतलब 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पर MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा, M1 D1 बट्टा W1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 बट्टा W2। M1 कितने बुनकर
4 बुनकर 4 दिन में कितनी चटाई बना रहे, कितना काम कर रहे, 4 काम। फिर वो कह रहा है कि 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, आपको W2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए 4 से 4 कट गया, W2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 कितना, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 बट्टा ये जो 4 है वो भाग में आ जाएगा, 64 में 4 का भाग कितनी बार गया, W2 बराबर कितना आ जाएगा 16। तो वो कितने दिनों में बन जाएगी, कितनी चटाई बनेगी, 16 चटाई। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए तथा व्यय 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए और उसका खर्च है यानी जो व्यय है वो 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्या होगा इसका आंसर, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अब देखिए मान लेते व्यक्ति की आय कितनी, 100 रुपए, कितनी है 100 रुपए। यदि उसकी आय का वो 20% बचाता है यानी वो बचत कितनी करता है, 20 करता है, तो खर्च कितने करेगा, 100 में से 20 खर्च किए, मतलब 20 बचत किए तो खर्च कितने, 80। अब वो कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए यानी 100 से उसकी आय 20% बढ़कर कितनी हो जाए, 120 रुपये हो जाए तो उसका जो व्यय है वो कितना बढ़ जाता है, 10%, यानी उसका खर्च है वो 10% बढ़ जाता है। तो 80 का 10% यानी 8 रुपये उसका खर्च बढ़ जाता है तो उसका खर्च कितना हो जाता है, 88 रुपये। कितना हो जाता है, 88। अब जब 120 में से वो 88 रुपये खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, जी सर 32 रुपये की वो बचत करता है। अब देखिए पहले उसकी बचत कितनी थी, पहले उसकी बचत 20 रुपये थी, अब उसकी बचत 32 रुपये हो गई तो बचत कितनी बढ़ी, जी सर 12 रुपये बढ़ गई। किस पर बढ़ी, 20 रुपये पर। किस पर बढ़ी, 20 रुपये पर। अब उसकी बचत प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 20 से 100 कितनी बार कट गया, 20 पंजे 100, 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 60%। यानी कि उसकी कितने प्रतिशत बचत होगी, 60% की बचत में वृद्धि हुई। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर डी था बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आपको जब भी खर्च और बचत की बात करें तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 9,000 रुपये। पहली वस्तु को 10% की हानि पर दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि पूरे सौदे में 15% का लाभ प्राप्त होता है तो 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इसका, इधर देखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 9,000 है। यदि पहली वस्तु 10% हानि पर, ये देखिए दो वस्तु है, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। अब क्या कह रहा है कि पहली वस्तु 10% हानि पर यानी -10, जब भी हानि हो तो आपको माइनस का साइन लगाना है, और दूसरी वस्तु 20% लाभ पर तो +20। अब वो क्या कह रहा है
कि पूरे सौदे में 15% का लाभ प्राप्त होता है। एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, पूरे सौदे में कितना लाभ हो रहा है? 15% का। कितना हो रहा है? 15% का। एलिगेशन क्या कहता है? बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। 20 में से 15 गए 5, और 15 में से माइनस के 10 गए, यानी 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या आ जाएगा? 25। अब पहले को कितना मिल रहा है? 5। दूसरे को कितना मिल रहा है? 25। ओवरऑल दोनों को कितना मिल रहा है? 25 और 5 कितना? 30। ओवरऑल तो इनको 30 मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना है दोनों का? 9000। कितना? 9000। अब वो पूछ रहा है कि 10% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। तो 10% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 5 है, तो गुणा किससे कर देंगे? 5 से। सॉल्व कर दे। 30 का भाग 9000 में कितनी बार? 300 बार। 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1500। तो 10% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का पूछते तो 20% लाभ वाली का हो जाता 300 इंटू 25, यानी कि 7500 रुपये। तो आपसे अगर 20% लाभ वाली का पूछते तो 7500, लेकिन आपसे क्वेश्चन में 10% हानि वाली का पूछ रहे तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया? जी सर ले लिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक कूट भाषा में, अब आपके सामने रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूट भाषा में ABCD को 2 4 6 8 लिखा जाता है, EFGH को 1 3 5 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CAGE को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा? देखिए क्या कह रहा है, ABCD, इसको क्या लिख रहा है? 2 4 6 8, और EFGH इसे क्या लिख रहा है? 1 3 5 7। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि CAGE को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां पर C का कोड कितना है? C का कोड कितना है? 6। कितना है? 6। तो ऑप्शन में देख ले, ये भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। इसका मतलब अभी तक तो चारों ऑप्शन सही आ रहे। उसके बाद में A का कोड कितना है? 2। कितना है? 2। तो देखिए पहले ऑप्शन में 6 के बाद में 4, ये गलत। दूसरे ऑप्शन में ये सही हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में 6 के बाद 5, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन, इसका मतलब B या D में से दोनों सही। अगला स्टेप और चेक कर लेते हैं। G का कोड कितना है? 5। 6 2 5। देखिए B ऑप्शन में 6 2 5 और D ऑप्शन में 6 2 1, इसका मतलब ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 2 5 1। चेक कर ले, E का कोड कितना? 1। जी सर सही है। इसका मतलब B ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, बढ़नी यहाँ पर लिख लेना, मुड़ जाता है, और 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है तथा 7 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है तो उस समय वह अपने चलने वाले स्थान से कितना दूर पर है? जल्दी बताए क्या आंसर होगा इसका? बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए यहां से व्यक्ति चलना प्रारंभ हुआ और 16 मीटर दक्षिण की ओर गया। कितना गया? 16 मीटर दक्षिण की ओर गया, और फिर कब किधर मुड़ गया? बाईं ओर, यानी इधर मुड़ गया। अब वह कितना चल रहा है? 5 मीटर।
तो लीजिए ये बाईं और 5 मीटर चल गया। कितना चल गया? 5 मीटर। उसके बाद में उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब उत्तर ऊपर की ओर मुड़ जाएगा तथा 7 मीटर चलता है। कितना चलाना है? 7 मीटर। तो लो जी ये 7 मीटर चल गया। उसके बाद में फिर से दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब इसका दायां भाग किधर होगा? इधर। कितने मीटर चल रहा है? 12 मीटर। कितना चल रहा है? 12 मीटर। अब वो बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर और चलता है। अब देखिए उसको कितना चलाना है? 9 मीटर। कितना चलाना है? तो देखिए 7 मीटर तो वो चल गया था, पीछे कितना 9 मीटर बचा है, तो 9 मीटर ऊपर की ओर चल गया। और ठीक है, अब वो कह रहा है कि वह चलने वाले स्थान से कितना दूर है। यहां से चलना प्रारंभ हुआ और आपसे ये वाला स्थान वो पूछ रहा है। तो देखिए ये बराबर स्थिति में आ गया, क्योंकि 7 मीटर ऊपर चला फिर 9 चला तो 16 मीटर। तो पहले भी तो ये उत्तर दक्षिण की ओर 16 मीटर चला था। अब वो आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर इधर चला, फिर 7 मीटर इधर और चला, तो 5 + 7 कितना चल गया? 12 मीटर। कितना चल गया? 12 मीटर। तो आप सॉरी 7 नहीं है, वो यहां पर कितना चला है? ये वाला 12 मीटर। तो 5 + 12 कितना हो जाएगा? 17 मीटर। 5 + 12 बराबर 17 मीटर। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हो तो नीचे से दोनों का कौन सा स्थान होगा? रैंकिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताए कि क्या आंसर होगा इसका। देखिए रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से 13वां और 14वां स्थान प्राप्त हुआ। देखिए रैंक आपकी ऊपर से नीचे की ओर है। कुल कक्षा में कितने छात्र है? 39 छात्र। कितने? 39। वहां पर रवि का ऊपर से स्थान कौन सा? 13वां। ऊपर से जब रवि का 13वां स्थान है, किसका? रवि का, तो रवि का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा? तो कुल पंक्ति में कितने? 39। 39 माइनस कितना हो जाएगा? 13 और +1, क्योंकि रवि की नीचे से रैंक ज्ञात करनी है। तो 39 में से 13 गए, कितने बचे? 26। 26 + 1 कितना हो जाएगा? 27। तो रवि की नीचे से रैंक कौन सी आ जाएगी? 27। अब देख लीजिए, अब आपके पास पीछे कौन बचा? किशोर। किशोर का ऊपर से स्थान कौन सा है? किशोर का ऊपर से 14वां स्थान है। तो यहां से यहां तक किशोर का कौन सा स्थान है? 14वां। तो अब नीचे से पीछे कितने बचे? पीछे कितने बचे? 39 माइनस 14। अब वो आपसे पूछ रहा है कि नीचे से स्थान कौन सा होगा। तो 39 माइनस 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 39 में से 14 गया, 25। 25 + 1 कितना हो जाएगा? 26। तो कौन सा स्थान आ जाएगा? 26वां। तो 27 और 26 आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़कियों में नेहा राधा से ज्यादा लंबी है परंतु अनु से छोटी है। राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी है। तो बताइए पांचों में सबसे छोटी कौन है? जल्दी बताए क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5 लड़कियों में नेहा राधा से ज्यादा लंबी है। देखिए ये आपकी मान लीजिए नेहा है। कौन है? नेहा। वो क्या कह रहा है कि नेहा राधा से ज्यादा लंबी है। इसका मतलब मान लीजिए ये आपकी कौन है? राधा। राधा से नेहा लंबी है परंतु अन्नू से छोटी है। इसका मतलब नेहा है वो अन्नू से क्या है? छोटी है। तो अन्नू क्या होगी? नेहा से बड़ी। अब कह रहा है कि राधा अंजू से छोटी है। राधा है जो अंजू से छोटी है, इसका मतलब ये राधा से बड़ी कौन हो गई? अंजू। ठीक है। अब कह रहा है परंतु पूनम से लंबी है।
परंतु ये जो अंजू है वो पूनम से क्या है, लंबी है। इसका मतलब पूनम यहां बैठ गई। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि बताइए पांचों में सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी आपकी कौन हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी पूनम। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन है, अब आपके सामने पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। आपको सही कथन बताना है। पहला कथन है लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य है। दूसरा कथन है राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। तीसरा कथन है लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। आपको बताना है कि इसमें से सही कूट बताना है, कौन कौन से कथन सही है। जल्दी से अपना आंसर बताए। देखिए यहां पर आपका देखिए पहला कथन है वो सही है, लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य है। दूसरा कथन आपका गलत है कि राजस्थान विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 200 है, विधान परिषद में सीटें 200 है। और यहां पर तीसरा कथन कह रहा है कि लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। तो सी कथन भी आपका सही है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए और सी। 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा के सत्रावसान की, विधानसभा के आहूत करने की, विधानसभा का विघटन करने की। तो कौन सी शक्ति है वो राज्यपाल में निहित नहीं है। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आ रहा है आंसर। देखिए विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति ये भी उसके पास होती है, विधानसभा को आहूत करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है, विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य का वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का, वो होता है मुख्यमंत्री। और राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होता है, यही मुख्यमंत्री होता है ना, जो राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, और इसकी जो योग्यता होती है वो राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, राज्य के विधानमंडल का सदस्य। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है। जल्दी से बताएं कि कौन सा संविधान संशोधन का जो अधिनियम है वो मंत्री परिषद के आकार को संबोधित करता है। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने सी बता रहे और ज्यादा आंसर डी की तरफ आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें 95वें संविधान संशोधन की, तो इसमें लोकसभा और विधानसभा में एसटी एससी में आरक्षण को बढ़ावा देना। किसमें, एसटी व एससी में आरक्षण को बढ़ावा देना। किसमें, लोकसभा और विधानसभा में।
और जो आपका 89 संशोधन है, 89वां जो संशोधन है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग की स्थापना। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में पहली विधानसभा का कार्यकाल है। किस सन में राजस्थान की पहली विधानसभा का कार्यकाल हुआ था? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन है विधानसभा का, राजस्थान में पहली विधानसभा है, इसका उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1992 में इसका उद्घाटन हुआ था। और जब पहली विधानसभा बनी थी उस समय सदस्य संख्या कितनी थी? 160। कितनी थी? 160। और वर्तमान समय में, कब? वर्तमान समय में विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 200 सीटें। विधानसभा में कितनी सीटें है? 200 सीटें। और जो 15वीं विधानसभा थी, इसके जो अध्यक्ष है, 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। तो यहां पर आपका ये आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। उच्च न्यायालय को वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा राज्य की समेकित नीति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया जाता है? ग्राम सभा द्वारा, पंचायत द्वारा, सरपंच द्वारा या पंच द्वारा? ग्राम स्तर पर जो प्रतिनिधि प्रजातंत्र होता है वो किसके द्वारा लागू किया जाता है? जल्दी बताएं आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा द्वारा लागू किया जाता है। गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है। ये क्या होती है? गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर जो पंचायत या ग्राम पंचायत होती है वो गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर होती है। और जो सरपंच होता है, सरपंच क्या होता है? ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि। ये क्या होता है? सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि। कौन होता है? सरपंच होता है। और सरपंच किस स्तर पर होता है? ग्राम सभा स्तर पर। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 को कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? जो 30 जून 2016 को जो विधानसभा के इतिहास में कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ? जल्दी बताए। कितनी बार प्रस्तुत हुआ? 4 बार। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है। राज्यपाल, महाधिवक्ता, संभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री? जल्दी से आंसर बताएं कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा
राज्यपाल होता है जो राज्य प्रशासन का विधित प्रमुख होता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पद किसका था? राज प्रमुख का। जो राज्यपाल का जो पद है वो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उसके बाद में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में यह पद किसका था? राज प्रमुख का। कब था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। और 1 नवंबर 1956 के बाद ये जो राज प्रमुख का पद है वो किस में बदल दिया गया? राज्यपाल में। किस में बदल दिया गया? राज्यपाल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य में संख्या 23 से बढ़कर 25 कर दी गई? चौथा लोकसभा चुनाव, पांचवा लोकसभा चुनाव, छठा लोकसभा चुनाव या सातवां लोकसभा चुनाव? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों जो छठा लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय राजस्थान की सदस्य में संख्या 23 से बढ़कर 25 कर दी गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? 5%, 3%, 7%, 4%? क्या आंसर हो जाएगा? कितने प्रतिशत रखा गया? एमपीसी की जो द्विमासिक जो बैठक हुई थी उसमें रेपो रेट आपकी थी 4%। कितने प्रतिशत? 4%। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय? दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गोवर्धन योजना में एकीकृत पोर्टल की जो शुरुआत है वो किस मंत्रालय ने की? जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने की? जल शक्ति मंत्रालय ने। और ये जो गोवर्धन योजना है इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि मवेशी व जैव कचरे का प्रबंधन। किसका? मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन। क्या उद्देश्य था? मवेशियों और जैव कचरे का प्रबंधन। और ये जो गोवर्धन योजना के दौरान ये जो पोर्टल की शुरुआत हुई थी जल शक्ति मंत्रालय में, जो इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए थे वो कौन थे? शामिल हुए थे कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। एक हुए थे पशुपालन मंत्री। पशुपालन मंत्री कौन? गिरिराज सिंह। और जल शक्ति मंत्रालय के जल शक्ति मंत्री कौन? रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खेलों से संबंधित एग्जाम के अंदर आपका बहुत अच्छा रोल रहेगा। जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा उसमें जो फिलहाल अभी जो लेटेस्ट गेम हुए, आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो या टोक्यो ओलंपिक हो, टोक्यो पैरा ओलंपिक हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड आपसे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष है वो निम्न में से किसे चुना गया? तो क्या आंसर होगा? सोको हाशिमोतो। सिको हाशिमोतो। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही
हो जाएगा। किसे चुना गया अध्यक्ष के रूप में? शिको हाशिमोतो। अगला क्वेश्चन है, राज्य सलाहकार समिति में किससे सलाहकार नियुक्त किया गया? बी एन शर्मा, के गुप्ता, एम एल कुमावत, एन पी सिंह। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। राज्य सलाहकार समिति में किसे सलाहकार नियुक्त किया गया? तो के गुप्ता, बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूरो इंटरवेंशन लैब को किस जिले में स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर। जल्दी बताएं, न्यूरो इंटरवेंशन लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले में। ए ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में को पूर्व में किससे जोड़ता है? आपके सामने ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। अब ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डॉट 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 को पूर्व में किससे जोड़ता है? जल्दी बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टोक। डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। किससे जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टोक। और ये जो रेलवे पश्चिम है ये कहां पर है? दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन। क्या है ये? दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 92,989। कितनी है? 92,989 किलोमीटर। बात करें मील में तो 5,772 मील। और ये जो रेलवे लाइन है वो कहां पर है? यह बेकाल झील के तट पर स्थित है। कहां पर है? बेकाल झील के तट पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच स्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। जल्दी बताएं, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच स्थित है। और यह सबसे गहरा महासागरीय गर्त, सबसे गहरा महासागरीय ग्रत क्या है? सबसे गहरा महासागरीय ग्रत है। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आपकी कितनी है? 2550 किलोमीटर। कितनी है? 2550 किलोमीटर। अगर मील में बात करें तो 1584 मील। ठीक है, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है? 69 किलोमीटर। कितनी है? 69 किलोमीटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका मार्ग पर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है? धनुषकोडी, पंबन चैनल, तलाई मनार, सरक्रिक। कौन सा है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु श्रीलंका मार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा धनुषकोडी। क्या आंसर हो जाएगा? धनुषकोडी। और श्रीलंका मार्ग की बात करें तो यहां पर पाक जल संधि है। जो पाक जल संधि है वो भी किन किन देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच भी पाक जल संधि है। और बात करें पंबन चैनल की तो ये क्या है? पश्चिमोत्तरी बिंदु। क्या है? पश्चिमोत्तरी बिंदु है। कौन? पंबन चैनल। और ये जो इसकी बात करें ये क्या है? बिंदु। और ये क्या है? प्रकाश स्तंभ। एक प्रकार का क्या है? प्रकाश स्तंभ।
तो यहाँ पर आपका धनुषकोडी ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? अरस्तु ने, ईपी ओडम ने, एजी टेंसले ने, स्मिथ ने। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एजी टेंसले ने। किसने? एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। और इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक कौन सी थी? इकोलॉजी। कौन सी पुस्तक? इकोलॉजी में इन्होंने ये पारिस्थितिकी शब्द है वो प्रतिपादित किया। और कब किया? 1935 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में पौधे, जीव जंतु व भौतिकी पर्यावरण, भौतिकी जो पर्यावरण है इसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहां हुई? नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग, कान्हा। जल्दी बताएं इसका आंसर होगा इसका। भारत में सबसे पहले जो जैव मंडल है, इस रिजर्व की जो स्थापना है वो कहां पर हुई? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने अभी भी आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, नीलगिरी। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने कथन दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय योगदान 75:25 का है। और कारण आर दे रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ किया गया। आपके सामने एक कथन ए दे रखा है और उसका कारण आर दिया हुआ है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो आपका सही है। जल्दी बताएं। देखिए, बात करें कथन ए की, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार का जो योगदान है वो 75:25 का है। ये भी कथन आपका सही है। और जो आर की बात करें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ किया गया, ये भी आपका सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, किंतु जो आर है वो ए का सही कारण नहीं है। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन दिए हुए कि राजस्थान राज्य महिला केंद्र 25 फरवरी 2011 को, राजस्थान राज्य बालिका नीति योजना 24 जनवरी 2012 को, महिला स्वयं सिद्धा योजना 2006-07, जिला महिला सम्मान तथा राज्य महिला सम्मान वर्ष 2014-15। तो इसमें असंगत कथन को आपको बताना है कि कौन सा कथन असंगत है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो राज्य बालिका नीति योजना है वो 24 जनवरी 2012 को नहीं हुई है, 12 जनवरी 2013 को लागू हुई। 12 जनवरी 2013 को। और अशोक गहलोत ने इस योजना की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य था वो बालिकाओं के सर्वांगीण विकास। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। क्या उद्देश्य है? बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, मानचित्र में चिन्हित स्थल किस उद्योग को स्थापित यानी संबंधित है? ये जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं वो कौन से उद्योग को प्रदर्शित
कर रहे हैं? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, कांच उद्योग या ऊनी वस्त्र उद्योग? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। देखिए ये आपको मानचित्र में ये जो यहाँ पर डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये किस उद्योग को प्रदर्शित कर रहे हैं? सीमेंट उद्योग को। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानचित्र में चिन्हित स्थल में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? राजस्थान का जो मैप दे रखा है इसमें कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये वाला जो क्षेत्र है वो किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र है? देखिए ये जो क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र है इंसेप्टिसोल्स मृदा, यानी आर्द्र मिट्टी वाली। कौन सी मृदा? आर्द्र मिट्टी वाली मृदा। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ क्षेत्र में। ठीक है, और बात करें वर्टिसोल्स की तो ये किस प्रकार की मृदा है? काली मिट्टी। कैसी मृदा है? काली मिट्टी। और इसका क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। और अल्फीसोल्स की बात करें तो ये कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और इंसेप्टिसोल्स है वो किस प्रकार की मिट्टी है आपकी? पीली भूरी मिट्टी। पीली भूरी मिट्टी। और इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी राजस्थान। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी राजस्थान। और जो अल्फीसोल्स मिट्टी है वो जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, करौली, बांसवाड़ा और हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस बार कथन दे रखा है। कथन कह रहा है कि राजस्थान में आब लाकत वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57%। यहाँ पर आब लागत नहीं है, अभिलेखित वन क्षेत्र। ठीक है, और कारण आर कह रहा है कि वर्तमान में राज्य में अभिलेखित जो वन क्षेत्र है वो 32,737 वर्ग किलोमीटर में है। तो आपको कथन और कारण दिए हुए तो बताना है कि कौन सा कथन किससे संबंधित है और कौन से कथन सही है। तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले कथन की बात करें तो राजस्थान में अभिलेखित जो वन क्षेत्र है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। तो कथन ए आपका सही है। और कारण आर की बात करें तो वर्तमान में राज्य अभिलेख क्षेत्र 32,737 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपका कारण सही है। और जो कथन ए है ये है, जो आर है वो कथन ए की परिभाषा यानी सही कारण बता रहा है। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही कथन है तथा आर है वो कथन ए का सही कारण है। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया? हनुमानगढ़, राजसमंद, धौलपुर, टोंक। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? तो 27वां जिला कौन सा है? धौलपुर। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें हनुमानगढ़ की तो हनुमानगढ़ कौन सा जिला है? 31वां जिला। और हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1994 को। और राजसमंद की बात करें तो राजसमंद राजस्थान का कौन सा जिला है? 30वां जिला। और इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को। सॉरी 99 नहीं है, 91। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन दिए हुए, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का स्तूप मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड विस्तारित भाग है। तो आपका जो कौन सा कथन है वो गलत है? तो यहाँ पर आपका जो बी कथन है वो आपका गलत है। ये जो सिंधु नदी वाला जो निर्मित मैदान का जो भाग है वो किसका भाग है? उत्तरी मैदान का, न कि उत्तर पूर्वी का भाग है। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंधु गंगा का जो मैदान है वो किसका है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र का भाग है।
स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम। कौन सा क्रम ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का है? तो देखिए, अरावली पर्वत की अगर चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। और गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही में। उसके बाद में शेर। कौन सी? शेर। ये भी आपकी कहां है? सिरोही में। और इसकी लंबाई कितनी है? 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। और ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और उसके बाद में बात करें जरगा, और जरगा की लंबाई कितनी है? 1431 मीटर। और जरगा पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। तो अगर क्रम की बात करें तो गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, और उसके बाद में जरगा। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया? जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? कोठारी नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी, लूणी नदी। किस नदी को रुंडित सरिता नदी कहा जाता है? बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता नदी कहा जाता है। और ये जो बाणगंगा नदी है वो आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी है। किसकी है? आंतरिक प्रवाह की। ठीक है। और इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। इसे ताला नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? ताला नदी। इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। और इस बाणगंगा नदी का अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम स्थल क्या है? बैराट की पहाड़ियां, जयपुर। कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ियां कहां से? जयपुर से। ठीक है। और इस नदी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। ठीक है। और इस नदी पर बात करें तो इस नदी पर एक जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है। जमवा रामगढ़ बांध, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और दूसरा एक बांध बना हुआ है अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। और अजान बांध कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। तो आपकी रुंडी सरिता नदी कौन सी हो जाएगी? बाणगंगा नदी। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जल्दी बताएं, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। बी ऑप्शन है जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। जो आपके सामने आज का जो मॉडल टेस्ट है दूसरे नंबर का, ग्राम विकास अधिकारी का तीसरा मॉडल टेस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर अच्छी बात है तो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि तेंदुलकर अनुमान 2009 के अनुसार 2004-5 में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है? तेंदुलकर जो अनुमान 2009 के अनुसार 2004-5 में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा जीवन से व्यतीत कर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25.20%। सॉरी, आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 37.2%। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा? जो राजस्थान में कौन सी योजना है
जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाई जाती है। तो कौन सी योजना है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? अन्नपूर्ण भंडार योजना। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष स्कीम से आर्थिक सहायता किसको मिलती है? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को या बीपीएल जन को? जो मुख्यमंत्री जो जीवन रक्षा कोष है उसमें आर्थिक सहायता किसे दी जाती है? बीपीएल जन क्षेत्र में आने वाले लोगों को। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या ग्रामीण भूमिहीन हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम? तो कौन सा कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो जिला गरीबी उन्मूलन योजना है वो कौन से वर्ष प्रारंभ की गई? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा? वर्ष 2000 में यह योजना प्रारंभ की गई। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का काल कहा जाता है, यह कब घटित हुआ था? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा? जो छप्पनिया काल है कब घटित हुआ था? 1905 1906। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉरी, एक बात सही कर दे, ये हुआ था 1899 में। कब हुआ? 1899। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वायु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत या अणु ऊर्जा? ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो राजस्थान में क्या है? तापीय ऊर्जा का स्रोत है। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं योजना निगम की स्थापना कब हुई? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं योजना निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजरी शोध संस्थान कहां पर है? इसका तो आंसर सबको आता होगा। काजरी शोध संस्थान कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ए ऑप्शन है जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदारहित, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित और शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती? तो कौन सी जो वनस्पति है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित ये जो वनस्पति है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित और शुष्क अर्ध शुष्क पर्णपाती, ये तीनों की तीनों वनस्पति राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है वो नहीं पाई जाती है। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य या सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में
क्रियान्वित किए गए हैं। जिनका भी आंसर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी पर क्लिक किया जाए कंप्यूटर मां से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, हरि के बांध, जवाई बांध। तो दोस्तों जो सही परियोजना का जो संबंध है वो कौन से बांध से है, जवाई बांध से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही परियोजना जवाई बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए ये बांध बनाया गया। पानी की आवक को बढ़ाने के लिए इस परियोजना को चलाया गया। कौन सी परियोजना, सही परियोजना। और उदयपुर की कोटड़ा तहसील से सही बांध कर सही बांध है जो बनाकर पानी लाया गया। ये जो सही बांध है वो कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर की कोटड़ा तहसील में इस बांध को बनाया गया। और पहली बार इस बांध से, इस परियोजना में पानी कब लाया गया, 9 अगस्त 1977 को। कब लाया गया, 9 अगस्त 1977 को। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले ले कि सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वो निम्न में से किस जिले में है। तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले में सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना अवस्थित है। और इस सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ हुआ था आपका 1977 में। और किस पर, सोम नदी पर। कहां पर, सोम नदी पर ये योजना चली गई। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो जैसलमेर जिला है इसका जो क्षेत्रफल है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 11.22%। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। अरावली की पर्वत श्रेणियां, जो अभी पिछला जो क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको क्रम में जमाना था तो उसमें आपको बताया भी था कि जो शेर पर्वत चोटी है उसकी लंबाई कितनी है। तो हो जाएगा अपना आंसर 1722 मीटर। सॉरी, शेर पर्वत की चोटी कितनी है, 1597 मीटर। कितनी है, 1597 मीटर। और ये जो शेर पर्वत चोटी है वो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और 1722 मीटर है। ये तो आपके गुरु शिखर की है। जो गुरु शिखर है इसकी लंबाई है 1722 मीटर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी, पहली ऊंची चोटी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है। लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो लोक देवता मल्लिनाथ जी है इनका मंदिर कहां पर स्थित है। तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जाज भरतपुर, सांतू गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। तो क्या आंसर होगा, मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, तिलवाड़ा गांव बाड़मेर। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, डगमसी। क्या नाम था, डगमसी। ठीक है, ये इनके कौन थे, गुरु। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, रूपा दे। मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था, रूपा दे। तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर।
ए ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन छतरियों से संबंधित आपसे आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। क्या आंसर होगा इसका। 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी में। जल्दी आंसर बताते रहे। कहां पर स्थित है, बूंदी में। और इस जो छतरी का निर्माण है वो कब हुआ था, 1683 ईस्वी में। और किसने कराया, राजा अनिरुद्ध सिंह ने। किसने करवाया, राजा अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण कराया। और ये निर्माण किस लिए कराया, अपनी दाई मां के पुत्र दाबाई देवा की याद में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। अनिरुद्ध सिंह ने 1683 में करवाया। और कहां पर करवाया, बूंदी में। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में जोरावा गीत है। एक विरह गीत, एक जन्मोत्सव गीत, वधु विदाई गीत, फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत। तो जोरावा क्या है, जोरावा एक विरह गीत है। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाद्य यंत्रों से संबंधित जो हवा के माध्यम से बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है। जल्दी बताए क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो फूंक द्वारा बजाया जाता है, तो अलगोजा वाद्य यंत्र है, वो फूंक द्वारा बजाया जाता है। यानी ये अलगोजा है वो कैसा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र जो हवा के माध्यम से बजता है। बात करें तत्वाद्य की, तो तत्वाद्य वे वाद्य यंत्र जो तार द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे बीणा या रावणत्ता, ये सारे के सारे तार से निर्मित है। और नौबत और ताशा, ये दोनों के दोनों कैसे वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र। कैसे है, अवनद वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से निर्मित होते हैं वो कैसे होते हैं, अवनद वाद्य यंत्र। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगा दे इस पर। बम रसिया नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का। कहाँ का, अलवर भरतपुर का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो बम रसिया नृत्य है वो किनके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा, पुरुषों द्वारा। और ये नृत्य कब किया जाता है, फाल्गुन माह में। कब किया जाता है, फाल्गुन माह में इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य में बड़े बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। किनका किया जाता है, बड़े बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बम कहते हैं। ये जो नगाड़े है इन्हें क्या कहते हैं, बम कहते हैं। और इनसे जो धुन गाई जाती है, जिस धुन को गाया जाता है उसे कहते हैं रसिया। क्या कहते हैं, रसिया। इसलिए इसका नाम हो गया बम रसिया। और इसके अंदर अलग अलग वाद्य यंत्रों की बात करें तो ढोलक, मंजीरा, करताल, थाली, चिमटा, ये प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे अली बख्शी, लच्छी राम, बागाजी, गोपाल। जल्दी बताए भवाई नृत्य के जन्मदाता। और साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दे। तो भवाई नृत्य के प्रसिद्ध जन्मदाता कौन है, आपका आंसर हो जाएगा बागाजी, जो उदयपुर में किया जाता है स्त्री व पुरुष द्वारा। ये जो भवाई नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, उदयपुर में। और ये नृत्य किन के द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। कौन सा नृत्य है, भवाई नृत्य। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा संप्रदाय है? दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामसनेई संप्रदाय। तो जल्दी बताएं कि शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामसनेई संप्रदाय की मुख्य पीठ है जो कहां पर है? शाहपुरा में। और दादू संप्रदाय की बात करें तो इसकी पीठ कहां पर है? नारायणा। कहां पर है? नारायणा। और नारायणा कहां पर है? भरतपुर, सॉरी जयपुर। नारायणा कहां पर है? जयपुर में। और वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? नाथद्वारा। नाथद्वारा कहां है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। और इसके प्रवर्तक की बात करें तो इनके प्रवर्तक कौन कहलाए? वल्लभाचार्य। और बात करें निम्बार्क संप्रदाय की तो निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो कहां पर है? सलेमाबाद। कहां पर है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहां पर है? अजमेर में। कहां पर? अजमेर। और इसके प्रवर्तक कहलाए निम्बार्काचार्य। तो यहाँ पर आपकी शाहपुरा है, इसकी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? रामसनेई संप्रदाय की मुख्य पीठ है शाहपुरा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगरी कौन से जिले में स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डूंगरी कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? लटियाल माता, सचिया माता, जुगाली माता, जिलानी माता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी बताए क्या आंसर होगा? जल्दी करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जिनका भी आंसर डी आ रहा है जिलानी माता। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन। बोहरा समाज का उर्स कहां पर भरता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। जल्दी बताए बोहरा समाज का जो उर्स है वो कहां पर भरता है? तो दोस्तों जिनका भी आंसर सी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। गलियाकोट, डूंगरपुर। कहां पर? गलियाकोट, डूंगरपुर में बोहरा समाज का उर्स भरता है। और ये गलियाकोट कहां पर है? माही नदी के किनारे। और इसी नदी के किनारे फखरुद्दीन ओलिया की मजार बनी हुई है। किसकी? फखरुद्दीन ओलिया की मजार बनी हुई है। और इसी की कब्र के लिए ये जो बोहरा समाज का उर्स है वो क्या है? प्रसिद्ध है। और जो गलियाकोट का जो नाम है, ये गलियाकोट है, इसका जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा? एक स्थानीय भील राजा के नाम पर। स्थानीय भील राजा के नाम पर ये गलियाकोट नाम रखा गया। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपके सामने कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को भी इस मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 में आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में कंप्यूटर का भी अहम योगदान होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि LAN किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नेटवर्क। तो LAN है वो किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, इनपुट डिवाइस के, आउटपुट डिवाइस के, यूटिलिटीज के। जल्दी बताए। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये किसके उदाहरण है? तो ये आपके हो जाएंगे इनपुट डिवाइस के। किसके उदाहरण है? इनपुट डिवाइस के। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षिप्तर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप है। केबी है, इसका सामान्यतः जो पूर्ण रूप है वो क्या है? की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट, किट बिट। केबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? केबी का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा किलोबाइट। क्या हो जाएगा? किलोबाइट। सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ASCII का पूर्ण रूप का मतलब इसकी फुल फॉर्म है वो आपकी बतानी है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है। अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताए क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ASCII की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का मॉनिटर कैसा होता है? किस प्रकार का होता है कंप्यूटर का मॉनिटर? इनपुट या आउटपुट? दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कैसा हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस होता है वो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा है वो कहाँ रहता है? रजिस्टर में, वित्व में, बाइट में, प्रोग्राम में। जो कंप्यूटर मेमोरी का जो डाटा है वो किसमें रहता है? प्रोग्राम में। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड, केबल। बताए लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर का, मॉडेम का, इंटरफेस कार्ड का या केबल का? क्या आंसर होगा? जो कंप्यूटर एरिया नेटवर्क होता है इसके अंदर केबल का यूज नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। कौन सी युक्ति यूज की जाती है जब एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए? डाटा संचार विधि के लिए कौन सी युक्ति को यूज किया जाता है? फुल डुप्लेक्स विधि, फुल डुप्लेक्स युक्ति। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस कंपनी ने बनाया था। कौन सी कंपनी ने पहला ग्राफिकल इंटरफेस यूजर बनवाया? माइक्रोसॉफ्ट, एनटी, IBM, जीरोक्स। जल्दी बताए पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सी कंपनी ने बनवाया? जीरोक्स कंपनी ने। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उच्च गति के एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। कौन सा नेटवर्क? LAN, MAN, VAN, PAN। कौन सा नेटवर्क है जो शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? LAN नेटवर्क। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सी साइट है जिस पर आप सर्च नहीं करते, गूगल, एल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, और कूट। कौन सा सर्च इंजन का प्रकार नहीं है, जल्दी बताए। तो सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, साइंस डायरेक्ट है वो सर्च इंजन का प्रकार नहीं है। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू। इनमें से बताए कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो देखिए प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट, सीपीयू आउटपुट, लेकिन स्कैनर है वो कैसा है, इनपुट डिवाइस। सी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो एक प्रकार से क्या है, हार्डवेयर है। तो देखिए बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। प्रिंटर को हम छू सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। और बात करें माउस की, तो माउस को भी हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। तो मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मॉडेम, जॉइनर, नेटवर्किंग, कनेक्टर। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मॉडेम। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, 16 बिट, 32 बिट, 4 बिट, 8 बिट। जल्दी बताए एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक निबल कितने बिट के बराबर हो जाएगा। बहुत जनों का आंसर डी आ रहा है, सबसे ज्यादा आंसर डी। तो आपका आंसर क्या है, सही है। एक निबल किसके बिट, कितने बिट के बराबर होगा, 8 बिट के बराबर। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो मॉडल पेपर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। तो आज का वीडियो सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।